अभी जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं ICSE 2025 का स्पेसमैन क्वेश्चन पेपर है, और इसके बाद हम जो प्रीवियस ओल्ड पेपर हैं वो भी सोल्व करेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, अच्छा पेपर है, इसलिए इसे पहले सोल्व करना है। इससे लगभग आपके ऑलमोस्ट मेथड इसमें जितने भी हैं रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं वहाँ पर आपके प्रीफेसिस क्या रहेंगे। इसमें ये आपके मैक्सिमम 80 नंबर के लिए आएगा, और इसमें आपको टाइम मिलेगा जो 2.5 आवर का मिलेगा। और इसने क्लियर कहा है कि आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। मतलब जो आपको आंसर शीट मिलेगी लिखने के लिए वो सेपरेटली उसी पे ही सारे आंसर सोल्व करने हैं, ना कि पेपर के ऊपर। यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग फर्स्ट 15 आवर्स। और स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स जो आपको 15 मिनट्स स्टार्टिंग के मिले हैं उसमें आपको कोई भी लिखने की परमिशन नहीं होगी। उसमें केवल क्या करना है आपको, दिस टाइम इज़ टू बी स्पेंट इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। उसमें आपको अपने क्वेश्चन पेपर को थोरोली पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। और ये इसने ये भी क्लियर कर दिया है यहाँ पे, द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ द दिस पेपर इज़ द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर। जो हेड में टाइम दिया गया है हमें यहाँ पे ये ही हमारा लिखने के लिए अलाउडेड है। मतलब ये है कि 15 मिनट्स इस आपको 2.5 घंटे से अलग मिलेंगे। ठीक है, नाउ सोल्व करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक पॉलिनोमियल है इन एक्स के रूप में, उसके जो वेरिएबल है वो एक्स है, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। उसे एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, और 4x माइनस ए और x माइनस ए के लिए टू बी ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल द रिमाइंडर शुड बी। और उस कंडीशन में उसका रिमाइंडर क्या हमारे पास रहेगा। तो इसको पहले इससे आपको पढ़ने में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बट अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा ये हमारे से क्या कराना चाह रहा है और हमें इसमें क्या करना है। तो देखते हैं। इसने कहा कि पोलिनोमियल है और उसका वेरिएबल x है, और वो 4 किसके लिए है हमारा, x माइनस ए के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जिससे इसे डिवाइड करना, फैक्टराइज करने के लिए हमें जो उसका एक सॉल्यूशन दिया है, फैक्टर है तो उसका मतलब वो उसका एक सॉल्यूशन है, वो है हमारे पास x माइनस ए। और सॉल्यूशन है तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, a। अब इसको पोलिनोमियल में पुट कर दें तो कुछ इस तरह हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस ए, तो वैल्यू कितनी आ गई है, 0। और यही चीज़ ये हमारे से पूछ रहा था। आई होप ये चीज़ थोड़ी बहुत क्लियर होगी आपकी। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आरडी से रिलेटेड है, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ये अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके फार्मूला याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर इसमें टाइम वेस्ट मत करना। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, राधा डिपॉजिटेड 400 पर मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ्स। राधा ने 400 रुपये हर महीने जमा किए, कब तक की, 18 महीने तक। अभी इसमें इसने पूछा है द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज। अब उसके हिसाब से कितनी मनी क्वालिफाई हुई है उसकी इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूले से ही ये अप्लाई करने से इसका आंसर निकलेगा। तो क्वालिफाइंग मनी को हम QM लिख लेते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो है P इंटू N+1 बाई 2। इसमें जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे P क्या है हमारा 400, N क्या है वो टाइम जिसके लिए बार बार वो पे डिपॉजिट कर रही है वो कितना है, 18। तो P की वैल्यू 400 हो गया, N की वैल्यू 18 हो गया, इंटू 18+1/2। तो यहाँ पे हमारा हो गया 400 इंटू 18 इंटू 19/2। 2 से 9 टाइम्स कट गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। अभी जो हमारे पास बचा है वो क्या है, 400 इंटू 9 इंटू 19 की अगर मैं 9 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 कैरी हो गया, 9 1 जा 9 और 8 171। तो 171 इंटू 400। अब 4 की 171 में कर लो, तो 4 1 जा 4, 4 7 या 28, 4 1 जा 4 और 2 6। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया 68400 रुपीज़। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये मल्टी चॉइस का है ये भी। इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल
AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QP परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन QPBC इज। कुल मिला के क्या है कि इसने छोटे ट्राइंगल का, हमारे पास जो ये छोटा ट्राइंगल है इसका एरिया दे दिया है, इसका हमारे से पूछ लिया है, दो साइड ब्रेकअप में गिवन है और कुछ हमारे पास गिवन नहीं है, बट हमें ये पता है कि साइक्लिक ट्राइंगल है और ऊपर से ये 90 डिग्री भी है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बनने वाला एंगल है ये डायमीटर पर बन रहा है, तो डायमीटर पे या सेमी सर्कल पे बनने वाला सर्कमफ्रेंस का एंगल 90 डिग्री होता है। ये चीज़ हमारे पास है, ये बेसिक से फंडामेंटल है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में जो जो हमें चीज़ गिवन है वो हमने देख ली, अब हम अपना शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी देखते हैं, सबसे पहले छोटे ट्राइंगल में जिसका हमारे पास एरिया गिवन है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल APQ, इसके अंदर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसे का एरिया का फार्मूला लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर। हमें एरिया दिया है इसका कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 एज इट इज़, बेस मुझे इसका निकालना है और हाइट हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो सोल्व करते हैं, 3 से कट गया 6 टाइम्स और 2 इधर 12 बना देता है, इसे मल्टीप्लाई होकर तो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास जो ये लेंथ आई है ये आई है 12। अभी हमें निकालना है इस ट्रेपीजियम का एरिया, तो ट्रेपीजियम के लिए या तो मुझे ये साइड भी पता चल जाए ये कितनी है, तब मैं क्या करूँगा, पैरेलल लाइन को प्लस करके 1/2 का फार्मूला लगा दूंगा, या फिर मुझे बड़े ट्राइंगल का एरिया पता हो, छोटे का एरिया मुझे पता है, मैं इसे माइनस कर दूंगा, बट उसके लिए भी मुझे बेस चाहिए। तो दोनों सूरतों में मुझे BC चाहिए ही चाहिए। उससे पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको सोल्व करने का, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इन दोनों ट्राइंगल को BC निकालने के लिए पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। कौन कौन से को, ट्राइंगल APQ को और ट्राइंगल ABC को, यानी कि छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तभी इसमें फार्मूले अप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल पाएंगे हम BC की। तो ठीक है, शुरू करते हैं। APQ में देखते हैं, APQ में हमारा जो एंगल P है वो 90 डिग्री है और एंगल B भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए, गिवन है दोनों की दोनों ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें और जो हम सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, हमें देखने से पता चला कि दोनों का एंगल A कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल A कॉमन है, और जब किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल आ जाएं तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि एंगल एंगल थ्योरी से वो सिमिलर हैं। तो हमारा ट्राइंगल ABC और APQ आपस में सिमिलर है, और सिमिलर होते ही हमारे पास क्या लग गया कि इनके जो साइडों के प्रोपोर्शन है वो इक्वल होंगे। तो AP/AB बराबर है PQ/BC के। AP हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर, AB कितना है मेरे पास पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर, 4 + 3, और PQ मैंने अभी निकालना है 12, BC मुझे अभी निकालना है, वो निकल कर आएगा, तो BC एज इट इज। इसे सोल्व करते हैं, 3 4 जा 12 और 7 4 जा 28, यानी कि मेरा BC कितना आ गया, BC आ गया यहाँ पे 28, ये 28 आ चुका है। बस अभी ट्रेपीजियम का एरिया जिसका कुछ भी निकालना चाहो, कैसे भी निकालना चाहो, आप इसे निकाल सकते हो। तो हम इसे सिंपल निकाल लेते हैं ट्रेपीजियम के फार्मूले से। तो एरिया ऑफ PQBC वो हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, प्लस हाइट। तो हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 12 + 28, और हाइट है इसकी 4, तो ये हो गया 2 2 जा 4, और 12 और 28 हो गया हमारा 40, और 42 जा हो गया 80, तो 80 सेंटीमीटर का आंसर हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन C इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ ठीक है,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड PT इज़ द टेंजेंट। इसने कहा O ये जो है हमारे पास ये सर्किल का सेंटर है, PT इसका टेंजेंट है, द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको टेंजेंट के रूल आने बहुत ज़रूरी हैं। इसका एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा, कि जो भी कोई सर्किल होगा अगर हमारा कभी भी, अगर उसका सेंटर O है और उससे कोई भी किसी पॉइंट से टेंजेंट डाला गया होगा और वही पॉइंट आके यहाँ पे सर्किल पर टच करता होगा, तो इस पॉइंट से मिलने वाली लाइन यानी रेडियस हमेशा 90 डिग्री ड्रॉ करेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कलर देख लेता हूँ मेरे पास और क्या क्या है अच्छे खासे कलर। ये भी अच्छा है, ठीक है, ओके डन। तो अभी इसके सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ही सोल्व हो जाएगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 90 डिग्री हो गया जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये मुझे निकालना है। ये 110 है तो टोटल 180 होता है, तो ये 70 हो गया और 9 और 7 160 होगा, तो ये बचा कितना मेरा 20। तो मेरा ए इसका आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। टेंजेंट थ्योरी बेस्ड है पूरा का पूरा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है जो रेशो बेस्ड निकलते हैं, जहाँ से जिसमें हमारे P/H इस तरह के फार्मूले यूज़ होते हैं। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम द लेंथ ऑफ द PR इज, PR की लेंथ पूछी है यहाँ पे इसने मेरे से। PR मेरा क्या है हाइपोटेनियस और ये क्या है परपेंडिकुलर। H और P में मुझे रिलेशन बनाना है। आपको याद होगा कि हम उसके लिए क्या लिखते थे, ये रिलेशन टेबल है हमारा। ठीक है, अब मुझे H और P चाहिए, तो P और H यानी कि ये फर्स्ट वाला ही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ P/H, और फर्स्ट है तो आपको फार्मूला अगर याद होगा तो इसे बोलते थे साइन थीटा, और P है मेरा 9, H मुझे निकालना है, थीटा गिवन है, थीटा है 60 डिग्री। और ये चीज़ ध्यान रखना 100% ये राइट एंगल पे ही ये फार्मूले लागू होते हैं। अगर यहाँ राइट एंगल नहीं है तो ये फार्मूले नहीं लगेंगे। नाउ साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है √3/2। ये तो टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल में से ये वैल्यू मिलेगी। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं। H बराबर आ गया 9 × 2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई √3। √3 से 9 डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, मैं 9 को लिख सकता हूँ 3√3 × 2 डिवाइड बाई √3, और एक √3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा। वो कैसे, हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और ये 3 × 2 एज इट इज़, और डिवाइड में √3। 3 से 3 कट गया तो H बराबर आ गया 3 × 2 = 6, और एक ये √3, तो ये सेंटीमीटर। ये आंसर है मेरा। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें वो बताना है कि इन स्टेटमेंट के हिसाब से जो इसके ऑप्शन है वो इसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन या कौन सा नहीं। ठीक है, देखते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हेमिस्फीयर। कोई भी सॉलिड स्फीयर है उसे 2 आइडेंटिकल हेमिस्फीयर में हमने काट लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो काट के कैसा होगा, जो इसने कहा मैं वो कर लेता हूँ। कुछ इस तरह के 2 हेमिस्फीयर बन जाएंगे, और उसी से कटे हैं तो दोनों के डायमीटर या रेडियस मान लो सेम रहेंगे। ठीक है, शेप थोड़ी सी उठपटांगे बट चलेगी। और मान लो इस हेमिस्फीयर को काट के ये बनाया था। ये एक हेमिस्फीयर है, इसे काट के ये स्फीयर है, इसे काट के 2 हेमिस्फीयर बनाए हैं। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। अगर ये बोल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम प्लस इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इसके अंदर कोई पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, मैं यहाँ से इसे सील कर दूँ बीच में से, तो इसके अंदर भी उतनी ही क्वांटिटी का होगा जितनी क्वांटिटी का इसका। यानी कि हम कह सकते हैं कि V बराबर होगा V1 + V2। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उसके बाद इसने क्या कहा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ये गलत है। गलत क्यों है वो समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया है दोनों हेमिस्फीयर का, वो सिंगल स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो ले जाना कि इसने स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला, क्योंकि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया उसके सरफेस एरिया के ही बराबर होता है। इसमें एडिशनल कुछ नहीं है इस वजह से। अभी यहाँ देखते हैं इसका क्या क्या सरफेस एरिया है मेरे पास। इसका एक तो ये है कर्व, और एक ये है,
ठीक है। और एक इधर भी एक कर्व है और एक ये सर्किल है बीच में, ये सर्किल है एक्चुअली, क्योंकि ये कुछ इस तरह होगा। अब बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पे कर्व ही कर्व है, एक कर्व ये और एक कर्व ये, यानी कि हेमिस्फेयर के दो कर्व, एक ये कवर हो गया, एक ये कवर हो गया। बट ये जो दो सर्किल है नीचे, यानी कि जो दो इसके बेसिस हैं ये तो कवर नहीं हुए, दो बेसिस एक्स्ट्रा हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर इसके दो, एक पाई आर स्क्वायर है एक का एरिया नीचे वाले का, तो दो पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हैं दोनों हेमिस्फेयर के पास, यानी कि ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो फर्स्ट को सपोर्ट कर रही है सेकंड को नहीं कर रही। बोथ द स्टेटमेंट ट्रू, गलत है। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं भाई पहली सही थी, द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स इज 140 देन देयर मीन इज। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मीन, मोड, मीडियन, इनके मेन रीज़न को समझो, ये हमारे से क्या कराना चाहते हैं। अगर मैं कहीं भी मीडियन की बात करता हूँ तो मीडियन होता है किसी भी एक सीरीज़ वैल्यू जो भी हमारे पास गिवन मैटर है उसके बीच की वैल्यू, यानी कि अगर मैं आपको लिख के दे दूँ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो अगर इसका कोई मेरे से मीडियन पूछने लगे तो मैं कह सकता हूँ इसका मीडियन होगा 3, बीच के बिल्कुल बीचों बीच। बट अगर इसी के अगेंस्ट वो मेरे से मीन पूछने लगे तो मीन का मतलब होगा इन सभी का एवरेज। मीन कहीं ना कहीं एवरेज को डिफाइन करता है, और एवरेज कैसे निकलता है, ये जितनी भी है मेरे पास मैं इन्हें सभी को जोड़ूं और इन्हें इन्हीं की काउंटिंग से डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये मेरा मीन निकल का आएगा। बट अगर यहीं इसकी मोड की बात करें तो मोड का मतलब होता है इसमें सबसे ज़्यादा आने वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक को किसी को रिपीट कर दूँ 2 को दोबारा, तो ये 2 बार आ गया तो इसका मोड हो गया यहाँ पे 2, इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अभी गिवन क्या है। इसने टोटल नेचुरल नंबर का जो भी है हमारे पास 7 का सम दिया है 140। डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा चक्कर में पड़ता ही नहीं है। 140 है, 7 संख्या है, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा और 0। मैंने अभी बताया था मीन एक एवरेज को डिफाइन करता है, तो ये हो गया। इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करके भी सोल्व कर सकते थे, पर एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इन कंसेप्ट को समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग द ब्लैक मार्बल इज। कोई बैग है, उस बैग के अंदर मेरे पास कोई बैग गिवन है, उस बैग के अंदर 3 तो हैं रेड और 2 हैं ब्लू, ठीक है। रेड से बनाने थे पर कोई बात नहीं, मैं आर लिख देता हूँ, 2 है ब्लू। अब ये कह रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैं इसमें हाथ डाल लूँ या कोई इसमें से निकाल ले और ब्लैक निकल कर आ जाए। तो भाई ब्लैक निकलेगा कहाँ से जब इसमें रेड और ब्लू है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। पहला इसने ऑप्शन दिया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ द 2 मैट्रिसेस ए बी इज पॉसिबल। बिल्कुल है, प्रोडक्ट आप बड़ी इजीली कर सकते हो, मेथड है उसका करने का, आपको पता होगा कि इसके साथ ये और इसके साथ ये लेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इज मैट्रिसेस बी। बिल्कुल सही बात है भैया, जो कॉलम इसमें है उतने ही रो हैं, दोनों में 2 हैं, यानी कि दोनों ए और आर बिल्कुल करेक्ट है, और 2 हैं इसीलिए पॉसिबिलिटी है, ये उसका करेक्ट रीज़न भी है। तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, अगर मैट्रिसेस कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी तो लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मिक्सचर ऑफ ए पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट्स। एक चीज़ देखना ध्यान से, इसने एक वर्ड यूज़ कर दिया है मिक्सचर। मिक्सचर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मुझे पता चल रहा है इसका रेशो की बात कर रहा है। मिक्सचर का मतलब होता है रेशो, किसी भी चीज़ में कि एक भाग इतना मिलाया और एक भाग इतना मिलाया। किसी हमारे पास पेंट है, उसके मिक्सचर के 2 पार्ट हैं, एक रेड पिगमेंट है और दूसरा कोई उसका बेस का है। यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग टेबल एंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी टू गेट द रिक्वायर्ड मिक्सचर ऑफ द पेंट। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, इस मिक्सचर में जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं या वैल्यूज़ हैं, उन वेरिएबल्स को वैल्यू में चेंज करना, ठीक है। मैंने बताया कि रेशो है, तो सिंपल सी बात है, पहला रेशो मैं यहाँ से पकड़ूंगा, उसके साथ ये ले लूँगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। कैसे भाई, रेशो है तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर है ये चीज़ें, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें एक नंबर के क्वेश्चन है, बड़े फास्ट करने, यहाँ से टाइम सेव कर पाओगे आप अपना। तो इसे आप सोल्व करोगे तो 2 2 जा 4 और a बराबर आ गया हमारा 10। नेक्स्ट मेरे पास रेशो है, मुझे इसका b की वैल्यू निकालनी है। मैं पहले के साथ ही सेम रखूँगा इसको। तो पहला हो गया 2/5 इज इक्वल टू हो गया b/10,
12.5। अब इसे यहाँ पे सोल्व करते हैं तो b इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 12.5 अपॉन 5, सॉरी अपॉन, हाँ अपॉन 5। तो पॉइंट हटा लेते हैं, मल्टीप्लाई में 10 है, 5 से 25 कट गया कितनी पर, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, और फिर मेरे पास यहाँ 10 है, ये कट गया 5 टू जा 10, 5 5 जा 25 और 2 से कट गया 1। तो मेरे पास b आ गया हमारा कितना, 5। अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है 6/c। तो इसे भी सेम रेशो के साथ ही ले लेते हैं, मर्जी है आपकी, किसी के साथ भी ले सकते हैं। तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, ये आ गया मेरा c बराबर 15। ये तीन आगे हैं, a 10 है, b 5 है, c 15 है, a 10 b 5 और c 15, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर। यहाँ पे इसने रूट पूछे हैं। रूट का मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, रूट जो भी होंगे किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर हम उसे मान लें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपके याद होगा ये चीज़, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैथ है, ये रिवीजन बेस्ड चीज़ें हैं, तो यानी कि पढ़ी हुई चीज़ें होंगी तो जल्दी समझ में आ जाएंगी। अगर कोई भी रूट बोलता है तो इस चीज़ को क्लियर रखना माइंड में कि रूट हो, सॉल्यूशंस हो या ज़ीरोज़ हों, ये सब एक ही चीज़ है, यानी कि ये सारी की सारी एक ही चीज़ हैं। ये x के वैल्यू की बात कर रहा है, यानी कि वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इसकी बात कर रहा है। और जब यहाँ पावर 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, टोटल 2, मतलब आंसर 2 नहीं है, x की वैल्यू, x की जो वैल्यू आएंगी टोटल वो कितनी आएंगी, 2। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि x के जो आंसर आएंगे हमारे पास 2 आएंगे। अब ये मेरे से पूछ रहा है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा इसका आंसर। तो सोल्व कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले सकता हूँ, और x बराबर मैं लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। और जब यहाँ पे इस तरह 1 को कंपेयर करते हैं, रूट ला के इसको हटाते हैं तो हमेशा प्लस और माइनस लगता है, और ये प्लस माइनस 1 हो गया। ये इसलिए हो गया कि हमें नहीं पता कि जो यहाँ पे ये 1 है इसके अंदर, ये कभी प्लस का रहा होगा या माइनस का रहा होगा। ठीक है, हमें नहीं पता ये जो 1 है ये प्लस का रहा होगा माइनस का रहा होगा। बोला सर ये 1 आपको दिख तो रहा है प्लस का, नहीं, दिक्कत क्या है, क्योंकि इसकी राइट साइड में x चल रहा। अब 1 किसके बराबर हो गया कंपेयर करते ही, x के। अगर मैंने लिखा x बराबर 1 है, यानी कि कभी तो वो वेरिएबल रहा होगा। अब हमें क्या पता है वो वेरिएबल प्लस का था या माइनस का था, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों चीज़ को प्लस कर देगा। तो इसकी वजह से हम इधर प्लस माइनस लेते हैं, ना कि 1 की वजह से, इधर लेफ्ट साइड वाली की वजह से। अगर मुझे कोई सिंपल बोलता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यहाँ पे किसी चीज़ के बराबर ना बोलता, तो मैंने 1 4 और 9 लिखता, ना कि प्लस माइनस 1 प्लस प्लस माइनस 2 और 4 और प्लस माइनस 9, ये ना लिख के मैं इस तरह लिखता सीधा, ये करेक्ट था, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के इक्वल नहीं है, हमें क्लियर पता है इन्हीं की वैल्यू को स्क्वायर करना। बट जब यहाँ बात हो गई है वेरिएबल की, एक वेरिएबल इक्वल है किसी चीज़ के, तो हमें नहीं पता वो वेरिएबल पहले किस पोजीशन में था, तो हम उसे प्लस माइनस मान के चलते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सिस की बात हुई है तो पहले थोड़ा एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं कि एक्सिस हमारे होते क्या हैं। देख लो, एक लाइन अगर वर्टिकली खींच दें, एक हॉरिजेंटली खींच दें, तो ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये वाई एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप पहले से ही पता होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो इसने हमें बात कही, इंक्लाइंड इक्वली, यानी कि कोई लाइन जा रही है वो दोनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होनी चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर लूँ यहाँ पे इस तरह, 3 खाने इधर और 3 खाने इधर, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि अगर मेरी एक लाइन यहाँ पे एक से टच होकर निकल रही है तो दूसरे एक्सिस से भी वो एक पे ही टच होकर निकले, तो ये एंगल जो बनेगा ये इसी कंडीशन में हमेशा 45 डिग्री का बनेगा, ये ध्यान रखना। यानी कि ये पॉसिबिलिटी या तो 45 में है या 135 डिग्री में है, ये चीज़ याद होनी चाहिए, तभी इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। वैसे तो इसे डिफाइन करके ग्राफ पे तो भी कर सकते हो, पर 4 लाइनों को कहाँ डिफाइन करोगे, बड़ा मुश्किल है। तो अब यहाँ पे एक बार छोटी सी नज़र मार लो कि हमारे पास इसे एंगल को स्लोप भी बोलते हैं, इस एंगल का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, अगर स्लोप निकालने का फार्मूला याद हो तो इक्वेशन से वो क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
अब इन इक्वेशन को थोड़ा सा नज़र मार लो कि कहीं पे हमारा थीटा 45 डिग्री लाने की पोजीशन है। आएगा कैसे, पहले बेसिक समझ लो, अपने आप एकदम इन इक्वेशन को देखते ही समझ जाओगे। हम किसी भी इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करेंगे इस तरह, तो जो मेरा m इजिकल टू ए है ये ही थीटा को निकालने में हेल्प करेगा कंपेयर करते ही। कैसे कि m इजिकल टू हम डालते हैं टेन थीटा भी होता है, और यहाँ मेरा a आया तो मैं टेन थीटा को a के बराबर रखूँगा, और जो कंपेयर करके वैल्यू आएगी वही थीटा का आंसर होगा। थोड़ा सा भी एकदम जल्दबाजी में लग रहा होगा, बट अभी देखना जब सोल्व करेंगे तो कितना आसान होगा। पहली इक्वेशन है हमारे पास, मैं इसी पे सोल्व करता हूँ, यहाँ पे ही देखते रहना। पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 7। मुझे ऐसे y इजिकल टू mx प्लस सी की फॉर्म में रखना है, तो मेरा 3y चला गया राइट साइड में, इधर रह गया 2x प्लस 7 इजिकल टू 3y, और मुझे y को अकेला करना है तो मैंने y को अकेला कर लिया, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, 2x के भी डिवाइड में 3 और 7 के डिवाइड में भी 3। तो जब मैं इसे कंपेयर करूँगा तो ये वाली वैल्यू m की जगह आएगी, m की जगह आएगी 2/3, और इससे कोई भी थीटा निकल कर नहीं आएगा। क्यों नहीं निकल कर आएगा अभी आगे समझ में आ जाएगा, बट इसे यहीं छोड़ देते हैं। दूसरी मेरे पास वैल्यू है x माइनस वाई की इजिकल टू 7। मैं y को उधर ले गया, 7 को इधर लाया, तो कुल मिला के कुछ इस तरह बनेगा x माइनस 7। अब मैं इसे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ m की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ देखना थोड़ा सा, जब मैं कंपेयर करूँगा तो m की जगह क्या आ जाएगा हमारा, m बराबर आ जाएगा 1। अब इसे सोल्व करते हैं m बराबर 1 को थोड़ा सा थीटा के लिए। अगर m बराबर 1 है तो मैंने कहा था कि m की जगह हम थीटा रख सकते हैं टेन थीटा, क्योंकि m इजिकल टू टेन थीटा होता है। ये ध्यान होगा आपके जब आपने ट्रिग्नोमेट्री के या इनके इनइक्वालिटी वगैरह में कहीं ना कहीं सोल्व किया होगा इसको। तो टेन थीटा बराबर 1, और मैं टेन थीटा बराबर 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 की वैल्यू होती है 10 में 45 डिग्री, या मैं थीटा बराबर लिख सकता हूँ 45। तो कुल मिलाकर मुझे सेकंड जो मेरी इक्वेशन है उससे थीटा हमारा कितना मिल गया है 45, जो मैंने कहा था। बची हुई इक्वेशन में और देख लो, यहाँ पे x इजिकल टू 7 है तो यहाँ पे m इजिकल टू 0 आएगा, यहाँ पे भी m इजिकल टू 0 आएगा, नहीं यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। इसमें आप y इजिकल टू m इजिकल टू 0 तो मत कहो, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्लियर इसलिए कर देता हूँ। वैसे तो 0 है इसमें, बट इसमें नहीं है, पर इसे थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। देखो इंक्लाइन कोई भी लाइन तब होगी जब वो x एक्सिस या y एक्सिस पर मूव करेगी, और ये जो नीचे दोनों की लाइन दी हैं ये पैरेलल लाइन से, कैसे, एक 7 पे जा रही है x पे, कुछ इस तरह जाएगी जो x इजिकल टू 7 है, ठीक है। एक y इजिकल टू -7 है, वो लाइन कुछ इस तरह जाएगी y इजिकल टू -7। ये एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हैं, तो इंक्लाइन होने का कोई इनका रीज़न ही नहीं है, इसलिए इंक्लिनेशन नहीं है, तो दोनों की इक्वली कहीं कट भी नहीं करेंगे, तो इसलिए दोनों के दोनों हमारे सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल विच इज़ मार्क्ड एट 1200 इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एट द रेट ऑफ GST इज 18% द अमाउंट ऑफ SGSTs। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि SGST होता क्या है। टोटल ऑफ जो हमारा GST है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्टेट के लिए और एक सेंटर के लिए। तो स्टेट के लिए कहलाता है SGST और सेंटर के लिए कहा जाता है CGST, सेंटर का GST। ठीक है, इसने टोटल हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 18%, तो स्टेट का कितना हो गया उसमें 9% और सेंटर का भी हो गया कितना 9%। तो कुल मिला के हमें अपने केवल 9% निकालना है, क्योंकि इसने हमारे से SGST पूछा है उसका प्राइस। अब इसे सोल्व करते हैं, पर्टिकुलरली हमारे से क्या कह रहा है। इसने हमारे पास जो मार्क्ड वैल्यू दी है वो कितनी है 1200, ठीक है। उस पर फिर इसने डिस्काउंट दिया 20% का, तो 20% निकाल लो सबसे पहले इसका। तो 20% कितना आएगा, 0 से 0 कट गई हैं दोनों की दोनों, 12 2 24, 240 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। टोटल अमाउंट उस पर लिखा हुआ है 1200, 240 का डिस्काउंट हो गया तो ये कितना हो गया 240 गया तो 960। अब जो मेरे पास वैल्यू है जिस पर GST लगेगा वो है 960। अब 960 रुपये पे मुझे केवल अपना 9% चेक करना है, तो इसकी 9% निकाल लो आप। 0 से 0 कट गई, 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81, 81 और 5 86, और डिवाइड में चल रहा है हमारा 10, तो ये आ गया 86.4। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका D आंसर है। ये कलर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। अभी जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
किसका है हमारा शेयर्स का, द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाई 50 शेयर, ठीक है 50 शेयर खरीदने हैं और उन शेयर की नॉमिनल वैल्यू दे रखी है इसने हमें 40 रुपीज़ और जो मार्केट वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 385.50। अब टोटल शेयर का वैल्यू निकालनी है तो टोटल शेयर की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल सा फार्मूला है कि जो काउंटिंग है उसकी वो हमारी कितनी है 50 और जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो है 3850, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो हम देखते हैं 5 5 या 25, यानी कि मेरी लास्ट डिजिट आएगी 5। ध्यान से देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 5 या 25, लास्ट डिजिट आएगी 5, वो केवल एक में गिवन है तो वही इसका आंसर है। वैसे अगर आप उसकी पूरी मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, बट एकदम वहाँ पे टाइम बचाना है, सेव करना है तो इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल फैक्टराइजिंग ए गिवन पोलिनोमियल यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम ए स्टूडेंट फाइंड्स दैट 2x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ 2x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x - 3। ये कह रहा है कि कोई स्टूडेंट्स वगैरह कुछ कर रहे थे कहीं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के ऊपर, तो उनमें से एक बच्चे ने पाया कि जो हमारा 2x + 1 है वो इसका एक फैक्टर है। आगे इसने कुछ इसके रीजंस वगैरह या स्टेटमेंट दी हैं, उसे देखना अब इससे क्या सेटिस्फाई करना क्या नहीं। इज़ द स्टूडेंट्स सॉल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट इतना फैक्टर ऑफ इतना, कि जो स्टूडेंट ने पाया कि ये इसका फैक्टर है क्या ये चीज़ करेक्ट है या नहीं, पहले क्वेश्चन में सोल्व करके बताना हमें कि ये पोलिनोमियल का फैक्टर होगा नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये इसके पोलिनोमियल का फैक्टर है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। मेरे पास पोलिनोमियल है x बराबर 2x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x - 3। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब मैं अगर 2x की यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ x की, तो वो उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। मेरी x की वैल्यू आई -1/2, वो मैं इसमें पुट करूँगा तो वो उसे सेटिस्फाई करे। अगर कर देगा यानी कि सेटिस्फाई का मतलब है पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, तो वाकई जो इसका सॉल्यूशन है या इसका एक फैक्टर है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास x स्क्वायर का हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस के और प्लस 2 1/2 माइनस के 3। अब ये हो गया 2, यहाँ पे 1/2 का क्यूब है तो माइनस के 1/8, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है तो माइनस भी प्लस हो गया तो 7/4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 डिवाइड हो गया, माइनस के 1 है तो प्लस भी हट जाएगा। ये यहाँ पे हम कर सकते हैं कि केवल रह गया माइनस का 1 और माइनस के 3। 2 से 8 डिवाइड हो गया 4 टाइम्स, तो मेरे पास हो गया माइनस के 1/4 प्लस के 7/4 माइनस का 1 और माइनस के 3 हो गए 4। अगर मैं यहाँ पे इनका एलसीएम लूँ 4, तो मेरे पास बचा माइनस का 1 प्लस का 7 और 1 किया तो 4 4 जा 16। तो किसी भी सूरत में इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है भाई। पहले का आंसर हो गया कि 2x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज़ नॉट ए फैक्टर या सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है या जो इसने मेरे से पूछा वो गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसने कहा गिव ए वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। अब इसे वैलिड रीजन देना, तो वैलिड रीजन का मतलब है भाई सबसे सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे इसका एक वैलिड सॉल्यूशन ढूंढ कर लाओ। और 99% ऐसे केस में जो आंसर आपका रोंग आ रहा है यहाँ पे, इसी का जस्ट उल्टा इसका आंसर मिलेगा। जस्ट उल्टा का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2x + 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, पर अगर आप यहाँ 2x - 1 0 ले लोगे तो ये सॉल्यूशन मिलने के 99% चांस है। तो वहाँ पे इधर उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करना। बट अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर तो समझ लो कि आपको यहाँ बार बार 1 2 और फिर -1 -2 इस तरह रख के चेक करना पड़ेगा, या बिल्कुल ओबियस माइंड लगा के देख लो कि कहाँ कोई कमी रहेगी, किस वैल्यू पुट करने से क्या आ गया था। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अभी इसे सोल्व करते हैं। मैं 2x - 1 को मान लेता हूँ कि इसका सॉल्यूशन है, तो x बराबर हो गया यहाँ पे 1/2। अब ये वैल्यू मैं इस पोलिनोमियल में पुट करके देखता हूँ क्या वाकई ये इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो मेरे पास हो गया 1/2 का क्यूब प्लस 7 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 1/2 और माइनस के 3। आगे सोल्व करते हैं। ये हो गया 2/2 1/8 और ये हो गया यहाँ पे 7 1/4। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल 1 और माइनस के 3। 2 से 8 डिवाइड हो गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया 1/4
प्लस इसका कुछ नहीं हो सकता नेक्स्ट वैल्यू का, तो ये एज इट इज 7 4 और 3 में से 1 गया तो -2। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ बाई 1 करके, तो यहाँ पे हो गया 4 एलसीएम, तो 1 + 7 और -8। आप देख रहे होंगे 7 और 1 8, 8 - 8 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 0। और 0 का मतलब है अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब भाई ये इसका कम्प्लीटली सॉल्यूशन है, यानी कि इसका फैक्टर है 2x - 1 ना कि 2x + 1। तो यानी कि हमारा वैलिड रीजन भी आ गया भाई 2x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, सो या देयरफॉर हेंस 2x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, लास्ट में क्या कहा है इसने, आल्सो फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल कम्प्लीटली। अब इसे फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसे रब कर लिया हमने। अब देखते हैं फैक्टराइज कैसे करते हैं। आपको आता होगा वैसे तो फैक्टराइज करना, बट फिर भी इसे सोल्व कर लेते हैं। जो इसका वैलिड फैक्टर है उसी से ही से फैक्टराइज करेंगे। जो मेरे पास पोलिनोमियल है वो कितना है, 2x³ + 7x² + 2x - 3। इसका फैक्टर का जो वैलिड है वो है 2x - 1, इससे से फैक्टर करना। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, मुझे अब इन्हें कैंसिल करते जाना है, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नीचे ला के वैल्यूज़ के द्वारा। तो इसकी वैल्यू को मुझे क्यूब में बदलना, तो यहाँ पे 2x है एज इट इज़ 2x³ लाना, तो मैं यहाँ x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये x² से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 2x³ x² की मल्टीप्लाई इसमें करनी है यहाँ पे, फिर इसी x² की 1 में, यानी कि जो यहाँ रहेगा उसकी पूरी मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो, तो 2x² - के x²। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे जब इससे प्लस का हुआ तो ये हो गया हमारे पास 8x²। अभी मेरे पास प्लस का 2x है, इसके साथ कैरी ऑन कर लिया मैंने, और माइनस का 3 है। अभी मुझे यहाँ पे 8x² को कैंसिल करना, तो इसके साथ किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ जो 8x² आ जाए, तो मैं यहाँ पे 4x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 2 जा 8 और x की x में मल्टीप्लाई हुई x² और 4 की -1 में हुई तो -4x। ठीक है, कैंसिल करते हैं, यहाँ पे मेरा कैंसिल हुआ तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो 8x² से 8x² कैंसिल हो गया, और माइनस के ये प्लस हो गया तो 4x और ये हो गया 6x, और इधर मेरा कितना बचा है -3। मुझे 6x लाना है, तो 6x के लिए यहाँ 2x है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, प्लस का ही 6x लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 जा 6x और 3 की 1 में करी तो -3। जब माइनस किया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, तो माइनस इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ये कैसा हो रहा है ये आपने पहले सोल्व कर रखे होंगे तो पता होगा, यानी कि मेरे पास बची हुई इक्वेशन इससे डिवाइड होकर ये आ गई। थोड़ा सा स्पेस की और ज़रूरत है, यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट बस, कलर चेंज कर लूँ, नहीं तो ऊपर वालों के साथ एडजस्ट होगा, ये कलर थोड़ा सा अलग लगेगा तो अच्छा रहेगा, ये कर लेते हैं। अभी मेरे पास जो नया आया जो वैल्यूज़ वो कुछ इस तरह है कि 2x - 1 अगर इस इक्वेशन को या पोलिनोमियल को फैक्टर करता है तो अपना बचा हुआ पार्ट क्रिएट करता है ये वाला, बट इसे कम्प्लीटली फैक्टराइज तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये और फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर कैसे हो सकते हैं कि 3 के ऐसे टुकड़े करो जो जुड़ के तो 4 आ जाए, मल्टीप्लाई होकर 3 आ जा, तो ऐसे तो खुद 3 × 1 हो जाएगा टुकड़े, तो कर दो 3x + x + 3। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2x - 1, x दोनों में से कॉमन आ गया इनमें से, तो यहाँ रह गया x + 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, तो बचा x + 3 और 2x - 1, इन दोनों में से x + 3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x + 1। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है, ये फैक्टराइज हुए प्रॉपर, यानी कि एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। और जब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एकदम ये सॉल्यूशन ना मिले वहाँ पे रखने से, इसका उल्टा, तो आपको 1 या 2 3 मतलब पहले आपको px में x की वैल्यू या तो 1 2 रख के देखनी है, या px की वैल्यू आपको -1 और -2 रख के देखनी है। इन दोनों में से 101% आपकी वैल्यू 0 कर देगा पूरे फैक्टर की। आप यहाँ ध्यान से देखो, मेरा एक फैक्टर आया है x + 3 और दूसरा फैक्टर क्या आया है मेरा, एक सेकंड में वाइट ले लेता हूँ थोड़ा सा, एक आया है मेरा x + 3 और एक आया है x + 1। और तो x + 1 का मतलब है, इसका मतलब है कि x = -1,
तभी x प्लस 1 रहा होगा। यानी कि जब पी एक्स में आप माइनस के 1 रखते तो भी वो 0 कर देता है, यानी कि ये एक सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाता, तो आप इससे सेटिस्फाई कर सकते थे। तो ओवरऑल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, या इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, कुछ भी आप बोलते हो। इसमें हमें निकालना है x, और उसके लिए इसने हमें कुछ कंडीशन दी है। इसने कहा है कि x इज़ ए प्राइम नंबर, एक तो वो प्राइम नंबर है, दूसरा उसका सेट इनमें से कोई अवेलेबल है हमारे पास, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, या नहीं है। तो ठीक है, सोल्व करके देखते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है। मेरे पास गिवन है x प्लस 2 इनइक्वालिटी ग्रेटर देन में दी हुई है, इक्वल टू ग्रेटर देन। x को x के पास ले आते हैं, इसे लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 2 को इधर लेके जाएंगे राइट साइड में तो ये भी माइनस का हो जाएगा। मेरे पास हो गया 3x माइनस के x डिवाइड बाई 3, और यहाँ हो गया 1, क्या लिख दिया, ठीक है। ऊपर हो गया 2x डिवाइड में है 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे 1 है। बोथ साइड हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे कैंसिल करने के लिए, तो यह कुल मिला के जब इसे सोल्व करेंगे तो इस तरह आ जाएगा 3/2, या मैं कह सकता हूँ मेरा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि x जो है या तो 1.5 से छोटा है, यानी कि या तो 1.5 से छोटा है या उसके बराबर है। तो इसने कहा है कि हमारा x एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 4 नहीं सॉरी 2 3 और 5 एंड सो ऑन। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो अपने आप से या 1 से ही डिवाइड होते हो। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि इसने कहा x या तो 1.5 है या उसके बराबर है, बट स्टार्टिंग वैल्यू है हमारी 2। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सेट है इनमें से कोई भी अवेलेबल ही नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, मैं पहले बता देता हूँ, 1 प्राइम नहीं होता, 2 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट डिफाइंड है। तो ऐसी कंडीशन में जब नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाती हैं तो हमेशा 5 को चूज करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर। हमारे पास क्वेश्चन है, ये लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के लिए दो उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, पी और क्यू से बन के वो लाइन सेगमेंट बन रहा है। इस कट बाय द एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है सेगमेंट से बनेगी, ये कट रही है एक्स एक्सिस से एज द पॉइंट आर, उसके आर पॉइंट पे। और दूसरी लाइन है हमारी ए बी, वो काटती है वाई एक्सिस पे इतने इस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट पे, और उसका परपेंडिकुलर है वो किसके, पी क्यू के ऊपर, जो पहली लाइन थी उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है, और उस पॉइंट पे उसे बोला गया एस। और उसके लिए हमें सब कुछ सोल्व करना, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया, एक्स एंड वाई। सबसे पहला पॉइंट है 2 और 3, 2 और 3 मैं मान लेता हूँ लगभग इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 2 प्लस का माइनस का 3, तो इतना हो गया मेरा 2 और 3 माइनस का, तो ये मेरा कोई पॉइंट हो गया। दूसरा है मेरे पास 0 और -1, 0 और -1 मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये मेरा हो गया 0 और -1, ठीक है। इससे मिलते हुए ये हो गया P, ये हो गया Q, इससे मिलते हुए एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, और ये x एक्सिस पर काट रही है। इस पॉइंट को नाम दिया है इसने R, ये है मेरा R, और इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे। और इसी चीज़ में एक इसने दूसरी चीज़ क्या कही है वो भी देख लो, कि एक दूसरी लाइन है ए बी है, वो y एक्सिस पे काटती है 0 6 पे, यानी कि x की वैल्यू होगी 0 और यहाँ 0 6 हो गया आपका, इस पर काटती है। और इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो, और ये है 90 डिग्री, उसने कहा ये इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक। ये चीज़ गिवन है, और ये लाइन है हमारी ए बी, और तो कुछ ऐसा इसमें नहीं दिया, ठीक है। अब सोल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट। सोल्व करने के लिए इसने मेरे से सबसे पहले कहा है इक्वेशन निकालनी है लाइन पी क्यू की, पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। देखो ये चीज़ समझनी है फॉर्मूले से, किसी भी कोऑर्डिनेट से अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है y इज माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस फार्मूले के लिए हमें क्लियर दिख रहा है कि एक तो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी जिसके x1 y1 चाहिए, और एक स्लोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्लोप निकालने के अब क्या तरीके हैं, अगर कोऑर्डिनेट गिवन है दो कोऑर्डिनेट, तो ये फार्मूला है दोनों कोऑर्डिनेट से निकालने का कि भाई y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो हमारे पास ये फार्मूला है। जो चीज़ हो उसी से ही स्लोप निकाल लो, और स्लोप की वैल्यू इस फर्स्ट फार्मूले में पुट करके इक्वेशन निकाल लो,
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि मुझे पी क्यू की निकालनी है। तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन है, मैं x1 और y1 में लिख लेता हूँ। भाई पी को मैंने मान लिया x1 y1 और क्यू को मान लिया x2 y2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो सोल्व करो और स्लोप निकाल लो। तो ये आ गया y2 माइनस y1, y2 है मेरा माइनस का 1 माइनस, और y1 है मेरा माइनस का 3, x2 माइनस x1 हो गया 0 माइनस 2। तो मेरे पास हो गया माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि ये ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया माइनस के 2, कुल मिला के मेरा स्लोप आ गया माइनस के 1, m आ गया माइनस का 1। तो मैं इक्वेशन निकालता हूँ। इक्वेशन के लिए चाहिए मुझे y माइनस y1, y1 है मेरा माइनस का 3 इजिकल टू स्लोप है मेरा माइनस का 1, x माइनस x1, x1 है मेरा 2। तो y माइनस 3 यानी कि ये हो गया प्लस का 3, और y माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 2। x को इधर ले आओ तो x प्लस 3, x प्लस वाई प्लस के 3, 2 भी इधर आ गया माइनस का हो गया। तो मेरे पास कुल मिला के इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस का 1 इजिकल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई है किसकी, पी क्यू की। अब इसके बाद क्या है कहा है इसने, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है। सिंपल सी बात है, एक कोऑर्डिनेट गिवन है ये रहा लाइन के ऊपर मुझे, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि y1 और x1 की वैल्यू है मेरे पास, बस मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। स्लोप गिवन नहीं है, कोई तरीका गिवन नहीं है, बट इसने बताया कि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास उनके स्लोप में एक रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इजिकल टू -1, यानी कि पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन के स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें तो -1 क्रिएट करेंगे। पहली लाइन का स्लोप मुझे पता है, मैंने अभी निकाला, कितना आया निकल के -1। दूसरी लाइन का मुझे निकालना है -1, ये है अगर मैं से इक्वेशन मान लूँ तो -1 माइनस से माइनस कट गया, यानी कि m2 का स्लोप आ गया 1, यानी कि दूसरी लाइन का जो स्लोप है हमारा वो आ गया 1, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो दूसरी लाइन को, फिर वही y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1। वैसे भी आप परपेंडिकुलर रख के भी y एक्सिस पे या x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है, उससे भी स्लोप निकाल सकते थे, पर वो 11th में सिखाएंगे, यहाँ पता नहीं चलने का। y माइनस y1 हो गया मेरा क्या, एक्सिस के y1 x1 लिख लो तभी पता चलेगा कहाँ है। ये रहा, ये x1 ये y1 हो गया 6 इजिकल टू m आया मेरा 1, x माइनस x1 है मेरा 0, तो ये हो गया। तो मेरी वैल्यू आ गई y माइनस 6 इजिकल टू x माइनस 0, या मैं कह सकता हूँ इन्हें उधर लेकर चले जाएंगे तो x माइनस वाई प्लस के 6 इजिकल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई है किसकी, ए बी की। अब पूछ रहा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर एंड एस। अब भाई आर और एस के कोऑर्डिनेट चाहिए, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं उसे सोल्व करने के लिए। तो मैं ये जगह बना ली यहाँ, ठीक है जी। आर के निकालते हैं, आर कहाँ है हमारा, आर पॉइंट है ये वाला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे सोच के देखो भाई। पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकल जाएंगे। कैसे, एक तो वो ऑलरेडी किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो यानी कि यहाँ पे y क्या है, y तो बिल्कुल 0 है, यानी कि ये पॉइंट आया कुल मिला के x और 0। और इस लाइन की मुझे इक्वेशन पता है, मैंने अभी मेरी जो पी क्यू है इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली है, और उसी पे मुझे कोऑर्डिनेट ढूंढना। यानी कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर मुझे कोऑर्डिनेट ढूंढना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें किसी भी लाइन के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस कोऑर्डिनेट को इस पे सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि उसकी x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो कैसा आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है जो मुझे निकालना है, r है मेरे पास x और 0, ठीक है। अब ये x को मान लो, चलो a मान लो, x को x तो लिखता अच्छा नहीं लगेगा, a और 0 मान लो, यहाँ पे a की x की वैल्यू a मान ली हमने। तो मेरे पास जो पी क्यू की इक्वेशन है वो आई थी निकल के कितनी, पी क्यू का है हमारा ये वाली, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें x और y की वैल्यू पुट करूँगा, वो कहाँ से करूँगा, इस कोऑर्डिनेट की, x की जगह a और y की जगह 0। तो x की जगह तो मैंने a लिख दिया और y की जगह 0 लिख दिया, इज इक्वल टू हो गया 0, तो a बराबर आ गया -1। यानी कि मेरा जो कोऑर्डिनेट आए r पॉइंट के, वो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 0, ठीक है। ये निकल का आ गया पहला। दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास कहाँ, क्या पूछा है इसने, s। अब ये s कहाँ है वो देखना पड़ेगा, s है ये वाला, इसको निकालना है इसको।
अब मैं यहाँ कोऑर्डिनेट पुट तो कर सकता था, पर मुझे यहाँ तो दोनों कोऑर्डिनेट मिसिंग है मेरे, क्योंकि यहाँ x की भी वैल्यू है y की भी, तो ऐसे तो पुट करके काम चलेगा नहीं। बट मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इस लाइन का और इस लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ऐसी सिचुएशन में जब कभी दो लाइनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, सबसे आसान तरीका है, वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, क्योंकि दोनों का वहाँ पे x और y एक जैसा ही होगा। सोल्व कर लो इसे। मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या आई थी मेरी, x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सीधा सा है, दोनों को जोड़ दो। जोड़ते ही 2x प्लस 7 बराबर 0 और x बराबर आ गया माइनस के 7/2, यानी कि x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब y का कोऑर्डिनेट निकालना है। y के कोऑर्डिनेट के लिए इस x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम पहले में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आ गया 7/2 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 को उधर ले गए और 7/2 को भी, तो 7/2 तो प्लस का हो गया और 1 इधर आके माइनस का हो गया। एलसीएम लिया तो ये हो गया 7 माइनस 2/2, तो ये हो गया 5/2। तो y की भी वैल्यू आ गई, ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए माइनस के 7/2 और 5/2। क्वेश्चन लेंथी था बट आसान ही था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद द सेंटर O, CD इज द पैरेलल टू BE। ठीक है, पेपर लेंथी है, से थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अभी इसने ट्राइंगल एक हमारे पास दिया है, इसमें पैरेलल टू BE ये लाइन दे दी है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब हमें क्या पे निकालना है, BEC, BCD, BCD ओके और CED। ठीक है ठीक है, इसी में सोल्व कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो अगर ये यहाँ पे 80 है तो ये यहाँ पे 40 होगा, क्योंकि एक ही सर्किल के अंदर एंगल है। ये थ्योरी है कि मेरे पास ट्राइंगल में अगर यहाँ कोई एंगल बन रहा होगा तो ये इसका डबल होगा नीचे वाला, तो ये 80 है तो ये 40 हो गया यहाँ पे। ठीक, अभी एक चीज़ ध्यान से देखो कि अगर मैं इसे इससे मिला दूँ यहाँ पे, ठीक, तो ये 80 है, ये रेडियस है, ये और ये बराबर हैं, तो ये एंगल बराबर होगा। ये 80 है तो ये 100 में डिवाइड होगा, तो ये भी 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। क्लियर है। अब ये सेमी आर्क पे एंगल है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है ओके, ये 50 हो गया। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी 50 हो गया। ओके ठीक है, ये 50 हो गया। अगर मैं और क्या निकाल सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए, हाँ एक क्वाड्रिलेटरल एंगल है, 1 2 3 4। ये देखो अगर मैं इस एंगल की ही बात करूं, ध्यान से देखते रहना प्लीज़, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। इस रेक्टेंगल की बात करूं, साइक्लिक रेक्टेंगल नहीं मतलब क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, ये एंगल पूरा इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल हो गया कितना, 40 प्लस 20 प्लस 50, तो ये आ गया मेरा मिला के 40 20 60 और 5 110। ठीक है, ये 110 है तो ये बराबर नहीं, सॉरी, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, तो 110 यहाँ पे ऑलरेडी 50 है प्लस 50, तो ये हो गया 160, तो ये बचा मेरा कितना, केवल 20। ठीक है, अब ये 50 है, ये 20 है, तो ये एंगल कितना बचा मेरा, ये 70 110 ये है। हाँ इतना ही बचा ना, ये 50 ये 20, तो ये एंगल हो गया हमारा 110। ठीक है, अब जो जो पूछा उसे फटाफट लिखते चले जाओ। पहला है BEC, ये है मेरा 50। दूसरा है BCD, ये तीनों एंगल का सम वो हमने निकाला था, कितना है 110। और तीसरा है CED, ये है 20, यानी कि ये तीनों एंगल हमारे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से GP का। द फर्स्ट टर्म इज 24 एंड द फिफ्थ टर्म इज 8, फाइंड द 9th टर्म ऑफ GP। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसकी फर्स्ट टर्म 24 दे दी है, यानी कि A दे दिया इसमें हमारे पास, एक मिनट, A दे दिया है हमारा 24
और फिफ्थ टर्म दे दी है इसकी 8th। फिफ्थ टर्म को हम कैसे बोल लेंगे, T8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा AR7। अरे नहीं नहीं, ये तो फिफ्थ टर्म है, मैंने गलती से 8 टर्म ले ली, एक्चुअली ये फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या हो जाएगी, AR की 4, ये GP है, मतलब A की मल्टीप्लाई उससे एक कम में कर देते हैं n-1 में, तो ये है। ये याद होनी चाहिए तभी समझ में आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि पहले से सोल्व कर रखे होंगे, एक बार को आपने अपनी बुक में रिवाइज किया होगा अपनी एक्सरसाइजों को, तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगी। A की वैल्यू 24 गिवन है, R मुझे पता नहीं है, R एज इट इज़, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, T5 कितना दे रखा, 8। मैंने इसको इधर ले लिया, डिवाइड में आ गया 24, A/24 डिवाइड करके देखते हैं कितना बचा। ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, या मैं कह सकता हूँ 1/3। तो R की 4 वैल्यू आ गया हमारा 1/3। इसे यहाँ तक छोड़ देते हैं। अभी जो इसने पूछा है हम उसे सोल्व करते हैं। फाइंड द 9th टर्म ऑफ GP। अब इसने 9 टर्म पूछी है, यानी कि T9 पूछी है, हम उसे लिख सकते हैं AR की 8, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ AR की 4 की पावर 2। A की वैल्यू 24, R की 4 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 1/3, उसकी पावर होगी 2, या मैं इसे लिख सकता हूँ 24 1/9। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे डिवाइड करके। ये हो गया हमारा 8 जा और बाई 3 जा, तो 8/3 हमारी T9 आ गई है, ये इसका आंसर है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम ए टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल विद बेस डायमीटर 7 cm contains a liquid when placed vertically. The height of the liquid in the vessel is the mean of two height shown in the diagram. Find the area of the wet surface when the cylinder is placed vertically on a horizontal surface. ठीक है, ये कह रहा है कि हमें इसमें गिल्ले भाग का एरिया निकालना है, गिल्ले भाग का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। गिल्ला भाग क्या होगा, अंदर का गिलास सिलेंडर का, और ये जो एक सर्किल बन रहा है इसका। ठीक है, इजी है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे, अब मैं इसमें समझाऊंगा तो एकदम समझ में नहीं आने की, थोड़ा सा हम पहले यहाँ डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक सिलेंडर है इस तरह, और इसमें आधे में पानी भरा हुआ है। ठीक है, आधे में इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे। अगर मैं इस सिलेंडर को लुटा दूं, ऊपर से सील है यहाँ से, अगर मैं सिलेंडर को लुटा दूं, ऐसे टेढ़ा करके लिटा दें, तो ऐसा होगा ये कुछ। ठीक है, और पानी कहाँ तक आएगा, पानी आ जाएगा जस्ट इसके आधे तक ऐसे। ठीक है, यहाँ भी आधा भरा हुआ था, यहाँ भी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम चाहे इसे तिरछा करें, या चाहे उल्टा करें, चाहे सीधा करें, हमारा जो पानी है अपना वॉल्यूम उतना ही लेगा जितना चाहे खड़े में चाहे बैठे में। यानी कि यहाँ भी इसने इसका आधा स्पेस एक्वायर किया था, आधा वॉल्यूम एक्वायर किया था, यहाँ भी इसने आधा स्पेस और आधा वॉल्यूम एक्वायर कर लिया, पानी ने अपनी शेप चेंज कर दी। तो कुल मिला के क्या है कि अगर मैं यहाँ इसकी लेंथ मान लेता हूँ ये L, तो ये जैसे ही खड़ा होगा ये L/2 हो जाएगी। ध्यान से देखो, जैसी यहाँ ये पड़ी हुई लेंथ है, सिलेंडर को हम खड़ा करेंगे तो वो उसकी आधी होगी। यहाँ तो पूरा कवर कर रहा है ये इसकी पूरी लेंथ को ऐसे, बट जैसे ही खड़ा हुआ तो आधी को कवर कर रहा है यहाँ से। यानी कि जो टिल्टेड चीज़ है उसकी लेंथ को जब हम वापस सिलेंडर को खड़ा करेंगे तो वो L/2 हो जाएगी। बट यहाँ पे एक इशू क्या है कि कुछ लेंथ इधर कवर है, कुछ लेंथ इधर कवर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंथ को जोड़ देंगे, 6 + 1 करेंगे और बाई 2 कर देंगे, ये इसकी एक्चुअल हाइट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो इसकी गिरने के बाद लेंथ है, अगर हम उसे सीधा कर देंगे तो वो इसकी हाइट होगी HL/2। अगर वो थोड़ी सी दोनों तरफ है तो L1 + L2 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया निकल के कि अगर हमें इस टिल्टेड गिलास की हाइट निकालनी है तो हाइट है हमारे पास L1 + L2/2। ऐसा क्यों है, शायद ये आपको समझ में आ भी गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हाइट मेरे पास है R, इसने कितनी दी है 7/2 सेंटीमीटर, लेंथ होगी 6 + 1/2 यानी कि 7/2 भी लेंथ होगी इसकी। अभी मुझे निकालना वेट एरिया। अब वेट एरिया का क्या होगा, वेट एरिया को समझ लो पहले। वेट एरिया होगा इसका क्या, जब ये सीधा सिलेंडर खड़ा हो जाएगा तो इस तरह का होगा। ठीक, और इसका वेट एरिया क्या क्या है, पहले मैं इसमें पानी भर लेता हूँ।
ये पानी भर दिया मैंने। अब वेट एरिया हो गया इसका, डिफाइन करते हैं वेट एरिया को। एक तो ये सिलेंडर का, ठीक है, और एक ये वाला जो इसका नीचे वाला भाग है, ये सिलेंडर की तली, ठीक है। एक तो सिलेंडर की तली और एक के ऊपर का सिलेंडर का भाग। तो ये वेट एरिया है। इसका निकालने का फार्मूला, इतने को निकालने का फार्मूला अलग है, इसको निकालने का फार्मूला अलग है इतने भाग को, और इस बचे हुए भाग को निकालने का फार्मूला अलग है। अलग अलग का फार्मूला लिख के बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसे निकालने का फार्मूला है 2πRh और इसे निकालने का फार्मूला है πr², क्योंकि ये एक सर्किल का बेस है इसका, यानी कि बेस का निकलेगा, बेस भी गिल्ला है और ये भाग भी गिल्ला है, दोनों का अलग अलग। तो मैं कह सकता हूँ जो वेट एरिया है वो हो गया हमारा 2πRh। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, बस इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है, πr²। तो अब इसे सोल्व कर लो। 2 पाई की जगह इसने बोल दिया 22/7 लेना है, आर की जगह हमारा 7/2 है और एच की जगह भी हमारा 7/2 है, प्लस पाई की जगह 22/7 और r² की जगह 7/2 और 7/2। अब सोल्व कर लो। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम्स हो गया, 2 से ये 2 कट गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 से 11, 7 से 7। अब जो बचा उसे देख लो। इधर बचा हुआ है मेरे पास 11 × 7 और डिवाइड में कुछ नहीं है, प्लस उधर है मेरे पास 11 × 7 डिवाइड में है 2। तो 11 × 7 यानी कि 77 आपका कॉमन आ गया। देखो कैलकुलेशन है अपनी अपनी, जिसका जैसा अच्छा लगता हो वैसा कर लियो। मैं कॉमन लेके करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपको अगर डायरेक्ट इसमें डिवाइड करके प्लस करना है तो वो भी कर सकते हो। तो 77, 2 1 2, 3/2 ये इसका है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 7 21, 3 7 21 और 2 2 3 1/2। अब इसे डिवाइड कर लो, 2 1 2 और 2 1 2, 2 5 10 और 2 5 10। मेरे हिसाब से 115.5 इसका पूरा का पूरा वेट सरफेस एरिया का वेट एरिया का सरफेस आ गया है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टडी करनी है ग्राफ को और इसी पे इसका आंसर देने हैं, ठीक है। इजी है, फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम लगने का नहीं है इसमें, ठीक। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ABCD। ABCD के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ये देखो A है हमारा, A 3 3, Y पे भी 3 चला है और X पे भी 3, यानी कि A का हो गया 3 3। इस पे लिखने की बजाय मैं इधर लिखता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा फिर वो हो जाएगा, भर जाएगा सारा का सारा। और मेरा है B पॉइंट है, X पे 2 है, यानी कि B पॉइंट है मेरा, X पे -2 है और Y पे 1 है, तो B हो गया -2 1। C पॉइंट कहाँ है मेरा, C है, X पे 3 है और -1 है, 3 -1। और D है मेरा, D कहाँ है, D है केवल X पे 0 है और Y पे 1 है। ये मेरे चारों पॉइंट हो गए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ही दिखा दिया था, तो ये भी लिख दो, 3 और 3। नेक्स्ट है हमारा, गिवन दैट C इज़ द इमेज पॉइंट A। C इज़ द, कोई C पॉइंट है वो और A की इमेज है, ठीक है। ये C जो है A की इमेज है इस पॉइंट की। नेम एंड राइट द इक्वेशन ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इनकी लाइन रिफ्लेक्शन बनानी है। कोई भी पॉइंट अगर आपस में इमेज करते हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, बिल्कुल बराबर दूरी पे होते हैं। अब बराबर दूरी देख लो, एक खन्ना ये, इसके लिए एक खन्ना ये, इसके लिए एक खन्ना ये, इसके लिए एक खन्ना ये, यानी कि इनकी जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये है। अब इस लाइन पे रिफ्लेक्शन पे बताना क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इस लाइन की मुझे इक्वेशन बतानी है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x पे ये बिल्कुल टच नहीं कर रही है, y पे चल रही है 1, तो ये लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द D अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस। D पॉइंट है, इसका अंडर ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढना है, अंडर ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढना है। D पॉइंट रिफ्लेक्ट करेगा y के हिसाब से, y एक्सिस के। अगर मेरे पास कोई y पे ही पॉइंट है और वो बोल रहा है रिफ्लेक्ट करने के लिए y के, तो वो इटसेल्फ ही रहेगा हमेशा उसी पे ही। अगर वो बोलता है x एक्सिस के, ये यहाँ वहाँ 1 चला है और x एक्सिस के अगेंस्ट इसे रिफ्लेक्ट करना, तो ये 1 इधर आ जाता। इमेज का मतलब होता है उतनी ही दूरी तय करना जितनी दूरी पे वो है अपने एक्सिस से, जिसके वो अगेंस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा। अगर मैं कहूँ ये एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा, तो इसने एक्स एक्सिस पे 1 चल रखी है दूरी, तो 1 इसे उल्टी चलनी थी इससे,
तो ये इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है। बट इसने कहा वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे वो मौजूद ही है तो जाएगा कहीं नहीं, तो वो रहेगा केवल वाई एक्सिस पे ही, तो इट सेल्फ ही इसका पॉइंट हो गया, यानी कि डी बराबर आ गया इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट 0 1 किसके, वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, व्हाट इज द नेम गिवन टू ए पॉइंट हुज इमेज इज द पॉइंट इटसेल्फ। इसी चीज़ को कह रहा है कि इस तरह के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो अपनी इमेज उसी पॉइंट पे क्रिएट करता हो, इसे बोलते हैं इनवेरिएंट। अगर थ्योरी पढ़ी होगी चैप्टर की तो पता होगा इसे इनवेरिएंट बोलते हैं। ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ए इन ऑर्डर ए फिगर इज फॉर्म नेम द क्लोज्ड फिगर। अगर मैं इन सारों को मिला दूं तो मेरी फिगर कैसी बनेगी, मैं मिला के देख लेता हूँ। ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, बी को डी से, डी को सी से। ये एक एरो टाइप बन रही है, ऐसी इमेज बन रही है तो इसे एरो बोलते हैं। और अंदर को मुड़ रही है तो कॉनकेव भी बोल देते हैं, पता नहीं कॉनकेव लिखना करेक्ट है नहीं, बट एरो बिल्कुल सही है, यहाँ पे एरो हेड है इसका। ठीक है, एरो हेड इमेज है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। मतलब पहले से सोल्व करना है, जो आंसर आएगा उसे रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पे। और इसने बोल भी दिया कि x बिलोंग करता है रियल नंबर को। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सब कुछ आते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, सब इन्वॉल्व है इसमें। सोल्व करने का सिंपल तरीका है, पहले इन दो इनइक्वालिटी को लो, बचे हुए फिर इन दो इक्वालिटी को लो, आपस में सोल्व कर दो। तो करते हैं बेसिक मेथड से, इसके आपने कर रखे होंगे पहले, रिवीजन है, रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक मिनट, अभी हमारे पास है 5x माइनस के 21 और इससे साथ में है माइनस के 6, और एक राइट साइड में भी चला लेते हैं। राइट साइड में है हमारे पास 5x प्लस 7 माइनस 6 माइनस के 3/7 प्लस के x। सोल्व करते हैं, इधर हो गया 5x, ये 5x/7 को मैं लेफ़्ट साइड में ले आया तो ये हो गया माइनस का, ये आके इधर राइट साइड लेफ्ट आया तो माइनस का हो गया, और 21 राइट से लेफ्ट से राइट में गया तो प्लस का हो गया, माइनस के 6। एलसीएम लिया बाई 1 करके तो 35x माइनस के 5x डिवाइड बाई 7, उधर गई तो 15, 21 में से 6 जाके 15 बचते हैं, और ये बचा 30x, और 7 जो था ये मल्टीप्लाई में चला गया 15 के साथ। मैं बराबर कैसे लिख दिया भाई, बराबर नहीं है, शॉर्टर देन है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, और ये ऐसे एक्चुअली मल्टीप्लाई में जाते नहीं है, बोथ साइड में 7 की मल्टीप्लाई करनी थी, बट ये इनके दोनों के प्लस प्लस के हैं इसलिए मैंने पूछा दिया। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये माइनस का होता तो ये हमारा ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे चीनी इनइक्वालिटी का, बट ये 10th में इतना झंझट नहीं है इसमें। तो मैं इसे कर देता हूँ, तो मेरे पास हो गया x 30 डिवाइड में उधर चला जाएगा तो 15 × 7 डिवाइड बाई 30, या मैं कह सकता हूँ x, ये कट गया, सॉरी 15 से कट गया 2 टाइम्स और 7/2 आ गया। अभी हमारे पास यहाँ पे बचा है क्या, इसे सोल्व करते हैं। x को एक तरफ ले आते हैं, 5x/7, और ये x लेफ्ट साइड में आके हो गया माइनस का, और ये 6 चला गया उधर तो ये हो गया प्लस का, 7 3 जा 21, 24/7 हो गया। ये बाई 1 करके एलसीएम लिया तो 5x माइनस के 7x/7, यहाँ पे हो गया 42 माइनस के 24/7, इसमें से बचा माइनस के 2x/7, और ये बचा 18/7, 7 से 7 कट गया और 2 से कट गया 9, तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ मेरा आ गया माइनस के 9। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है इनइक्वालिटी, हम इस तरह इक्वल टू के हिसाब से नहीं काट सकते ना, पर मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे काम चल जाएगा इस क्लास में आपका। तो एक तो आ गया हमारा x इक्वल टू है -9 के, और या x छोटा है -9 से। ठीक है, नहीं -9 से छोटा नहीं है, माइनस उधर गया तो ये बड़ा है। अब ये चीज़ थोड़ी समझानी पड़ेगी। देखो, जिसे पता है उसके लिए ठीक है, जिसे नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान देना। ये जो मैंने किया है यहाँ पे ये गलत है, ठीक, ये गलत है, इसे सही करते हैं पहले। यहाँ 7 है, 7 से 7 कट गया एक बात है, बट मेरा बचा माइनस के 2x बराबर 9 के। अब ये माइनस का 2 मुझे उधर लेके जाना है, तो जब भी माइनस का सिंबल इधर से उधर रिवर्स जाएगा कभी भी, तो ये इसके जो इनइक्वालिटी के सिंबल हैं ये रिवर्स हो जाएंगे। माइनस का 2 उधर गया,
ये 18 है, 9 नहीं है, ये 18 है, ये 18 है। अगर माइनस का सिंबल उधर गया तो ये चिन्ह उल्टे होंगे, ये जो इनइक्वालिटी के सिंबल हैं उल्टे होंगे। ऐसे था ग्रेटर देन, अब इधर को हो गया ग्रेटर देन, और ये हो गया मेरा 18/-2। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर माइनस का सिंबल कैरी होगा इधर से उधर तो ये हमेशा उल्टा होगा, यानी कि x बराबर आ गया या ग्रेटर देन आ गया -9 से। अब इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइन पे। लाइन पर रिप्रेजेंट करने का क्या नाम तरीका है, एक तो है मेरे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 के, और एक x है शॉर्टर देन 7/2 से, यानी कि 3.5 से। अब इसे लाइन पे ले लेते हैं, यहाँ 0 है, एक तो मुझे जाना है 3.5 तक, 3.5 यहाँ होगा लगभग, और एक जाना है मुझे 9 तक, 9 तक जाना है, तो 9 हो गया ये -1, ऐसे 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 ऐसे, मैंने मान लिया कि -9 यहाँ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान तरीका है। इस लाइन पर रिप्रेजेंट करना जहाँ पे इक्वल टू भी गिवन हो, यहाँ पे इक्वल टू गिवन है तो यहाँ पे एक भरा हुआ गोल ऐसे बनाना है इसको, और जहाँ पे इक्वल टू गिवन नहीं था 3.5 पे, वहाँ पे ऐसे राउंड बनाना, पर वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और इस लाइन को कर देना हाईलाइट। ठीक है, ये इसका तरीका है, नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही एक शो करने का तरीका है। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्यूशन करते चले जाओ, इस तरह के क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी इजीली हो जाते हैं। साइन थीटा है प्लस कोस थीटा है हमारा, आगे कोसक थीटा है, कोसक थीटा को लिख लिया मैंने 1/sin थीटा, सेक थीटा को लिख लिया -1/cos थीटा, और ये है मेरी LHS। मैं LHS को कैरी करके चल रहा हूँ, इसी को RHS के इक्वल ला दूंगा। साइन थीटा कोस थीटा मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा ऐसा का ऐसा ही, और 1/sin थीटा और कोस थीटा में मैंने एलसीएम ले लिया, तो मेरा हो गया साइन थीटा और कोस थीटा एलसीएम, कोस थीटा इधर आ गया और माइनस के साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा होगा। चलो लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, जैसे मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ, कोस थीटा को पहले लिखता हूँ और साइन थीटा को बाद में लिखता हूँ। यहाँ पे हो गया मेरा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, और ये है साइन थीटा कोस थीटा ऐसे। अब कोस थीटा साइन थीटा प्लस में है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस में है, तो एक बार स्क्वायर हो जाएगा कोस का और एक बार स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और डिवाइड में है साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक, कोस थीटा को देखो, मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अब थोड़ा सा राइट साइड से मुझे हिंट मिलेगा कि आगे मुझे क्या करना। मुझे वैल्यू चाहिए एक तो कोस थीटा और सेक थीटा में, वो दोनों मिल जाएंगे मुझे इससे, जब इस ये 1/, में आएगा। और एक चाहिए मुझे टेन थीटा। टेन थीटा आता है कब, जब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो, तो यानी कि मुझे यहाँ दोनों साइन चाहिए ऊपर, तो मैं इस वाले कोस थीटा को चेंज कर लूँगा साइन में। ठीक है, ये राइट साइड से मुझे आइडिया मिला, अपने आप माइंड में नहीं आता एकदम। साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास एक पहले से ही है माइनस का, ये वाला डिवाइड में चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और साइन थीटा दोनों जोड़ के कितने हो गए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड में है साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम ब्रेक कर लो, एक दफ़े 1 के साथ आएगा साइन थीटा कोस थीटा, और एक दफ़ा आएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन थीटा कोस थीटा। स्क्वायर से एक साइन थीटा कट गया, और इसका अलग अलग वैल्यू पुट कर दो। 1/sin थीटा होता है कोसक थीटा, 1/cos थीटा, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 1, तो 1/sin थीटा कोसक थीटा, 1/cos थीटा 1/cos थीटा होगा हमारा सेक थीटा, -2 तो एज इट इज़, यहाँ पे एक साइन थीटा बचा, नीचे कोस थीटा बचा, जिसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड P of the ABC whose vertices are A, B, C, hence find the equation of the line passing through the P and parallel to AB। ठीक है, एक तो इक्वेशन भी निकालनी है जो लाइन पास हो रही है P से, और वो एक सेंट्रोइड भी निकालना है। ठीक है,
सबसे पहले समझ लेते हैं वर्टिसेस क्या है, फिर समझते हैं सेंट्रोइड क्या है, बाकी इक्वेशन तो निकल ही जाएगी। देखो किसी भी लाइन ट्राइंगल है कोई ऐसे, और उसके ए बी एंड सी ये पॉइंट्स हैं। ये जो किसी भी ट्राइंगल के मिलने वाले पॉइंट होते हैं इन्हीं को ही वर्टिसेस कहते हैं, ये ही हमारे वर्टिसेस हैं। आई होप ये चीज़ तो क्लियर होगी। यानी कि 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ गिवन है। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है कि अगर मैं इन वर्टिसेस से सामने वाली लाइन पे मीडियन डाल दूं, ऐसे ये मीडियन है, वो जहां आपस में तीनों इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सेंट्रोइड होगा। ठीक है, और सेंट्रोइड निकालने का एक बेसिक सा तरीका है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हों, एक फार्मूला है बहुत ही अच्छा कि x1 प्लस y1 सॉरी ये है x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट निकलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये एक बेस्ट तरीका है निकालने का। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। हमारे पास x1 x2 कहाँ है, ये ऊपर गिवन है सारे के सारे। ये रहा x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इनकी वैल्यू पुट कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। कोऑर्डिनेट का क्या है, x1 है मेरे पास माइनस का 1, x2 है मेरे पास 3 और x3 है 0 बाई 3। दूसरा कोऑर्डिनेट निकलेगा y1 है मेरे पास 3 और प्लस y2 है मेरे पास माइनस का 1 और y3 है मेरा 0 बाई 3। सोल्व कर लो, ये आ गया 2/3 और ये आ गया 3 में से 1 गया 2/3, कुल मिला के 2/3 आ गया। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये मेरा आया 2/3 और 2/3। ठीक है, अभी इसमें जो उसने आगे कहा वो देखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन निकालनी है उस लाइन के जो P से तो होके जा रही है और पैरेलल है AB के। AB है मेरा इधर, P से जाएगी तो कुछ लाइन इस तरह जाएगी। ठीक है, AB के पैरेलल है कोई भी लाइन है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे। इक्वेशन कैसे निकलेगी, सिंपल तरीका है, एक तो मुझे स्लोप पता हो और एक कोऑर्डिनेट पता हो। सिंगल कोऑर्डिनेट और सिंगल स्लोप से मेरी कोई भी लाइन की इक्वेशन निकल सकती है। अब इन दोनों में से ना तो मेरे पास स्लोप है और कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट मैंने अभी निकाल लिया एक, क्योंकि वो इस लाइन के ऊपर ही है, यहाँ पे इससे ही होकर गुजर रही है। अब मुझे स्लोप निकालना, स्लोप निकालने के लिए चाहिए 2 कोऑर्डिनेट। सिंगल कोऑर्डिनेट से स्लोप निकलता नहीं, तो ये भी एक इशू है। तो इसे निकालने का तरीका क्या है, इसने एक रिलेशन दिया है कि ए बी के पैरेलल है। जब कोई एक लाइन 1 पैरेलल हो लाइन 2 के, तो उस समय क्या होगा कि लाइन 1 का जो स्लोप है वो बराबर हो जाएगा लाइन 2 के स्लोप के। और मैं लाइन 1 का स्लोप निकाल सकता हूँ क्योंकि लाइन 1 के मुझे दोनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ए की भी वैल्यू पता है और बी की भी वैल्यू पता है। कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। देखो ये चीज़ समझनी पड़ेगी तभी बात बनेगी, नहीं तो मुश्किल है। और ये चीज़ आती होंगी तो रिवीजन है, नहीं आती होंगी तो समझ लो। अब मुझे ए बी के पॉइंट पता है, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट पता है, उससे स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास, वो है स्लोप को बोलते हैं m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ए बी के कौन से पॉइंट है हमारे पास, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये ए बी के पॉइंट्स हैं ए और बी। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ वैल्यू पुट करके। मेरे पास आ गया y2 क्या है मेरा माइनस के 1, y1 क्या है माइनस के 3 हो जाएगा, और मेरे पास x2 क्या है 3 और x1 क्या है माइनस के 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो गया ऊपर माइनस के 4 और नीचे हो गया 4, 4 से 4 कट गया तो मेरी वैल्यू आ गई माइनस के 1, यानी कि स्लोप आ गया मेरा माइनस का 1। और ये है मेरा m2। ठीक है, और मैंने बताया था कि m1 बराबर है m2 के, या m1 मान लो, कुछ ही मान लो, चलो इसे m1 मान लो, तो m1 बराबर है m2 के। यानी कि जो इस लाइन का स्लोप है, अगर मैं इसे m1 मानता हूँ तो इस लाइन का स्लोप m2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि मेरी जो नई लाइन है उसका स्लोप भी बराबर कितने के हो गया, -1 के। तो अब इसे सोल्व कर लो, सिंपल सा है। इक्वेशन बनाने का फार्मूला है y माइनस y1 बराबर, सॉरी अब थोड़ा लेजी सा फील हो रहा है, m x माइनस x1। तो y की वैल्यू कुछ नहीं होती क्योंकि इक्वेशन बनानी है, एज इट इज़ रहेगी। y1 की वैल्यू मुझे पता है क्या है 3, और m की वैल्यू मैंने -1 निकाल ली, x एज इट इज़, x1 की वैल्यू है -1,
तो पुट कर दो, सोल्व कर दो। y माइनस 3 बराबर माइनस के x प्लस का 1, x इधर आके प्लस का हो गया और वो 3 जाके उधर प्लस का हो गया, तो ये 4 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है, ये आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, इन द गिवन फिगर ड्रॉन नोट टू स्केल, स्केल वगैरह की कोई जरूरत नहीं। कोड AD BC इंटरसेक्ट P, AD और BC इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इसे P बोल रहा है इसने। AB 9 सेंटीमीटर, PB 3 सेंटीमीटर और PD 2 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABB और CPD सिमिलर है। मुझे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना। ठीक है, सिमिलर प्रूव करने का सिंपल तरीका है कि किसी भी तरह 2 एंगल इक्वल प्रूव कर दो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 एंगल प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक कोड खींच लूँ ऐसे और एक कोड यहाँ पे खींच लूँ, तो ध्यान से देखना, ये कोड, ये जो कोड एंगल बना रही है वो एक ये बना रही है, एक ये बना रही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये एंगल जो बन रहा है और ये एंगल जो बन रहा है ये इक्वल है। ठीक है, यानी कि इस कोड की हेल्प से बनने वाले एंगल इक्वल हैं। और इसी तरह ये अगर मैं यहाँ पे कोड मिलाऊँ तो ये कोड एक एंगल ये बना रही है, सेम सेगमेंट में बन रहा है और सेम ही बेस के ऊपर ये एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं क्या, एंगल A बराबर है एंगल C के। क्यों? सेम कोड पे सर्किल के एंगल है, सेम कोड एंगल है सर्किल के एंगल। थोड़ा सा और इसे डिस्क्राइब करके लिख देना। इसी तरह एंगल B बराबर है एंगल D के, सेम यही प्रॉपर्टी उसमें लग रही है, ये वाला एंगल बराबर है इसके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल APB सिमिलर है ट्राइंगल CPD के। किस वजह से? एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, तो सिमिलर प्रूव हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ CD। अब इसने मेरे से CD की लेंथ पूछी है। जब मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी क्या आएगी? प्रॉपर्टी आएगी मेरे पास, ध्यान से देख लो प्रॉपर्टी क्या आ रही है। प्रॉपर्टी आ रही है, ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है तो AP बाई हो जाएगा PC और ये बाई ये AB बाई CD और नेक्स्ट हमारी जो लाइन है उनका भी प्रोपोर्शन लिख लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा BP बाई PD। ठीक है, अभी जो जो हमें निकालना उसके हिसाब से देख लो। एक तो मुझे निकालना क्या है इसमें, जो इसने मेरे से पूछा है CD पूछा है, और इसके साथ ऐसे ही 2 का प्रोपोर्शन ले लो जो गिवन है, वो ये गिवन है। तो ठीक है, AB बाई CD और बराबर BP बाई PD। AB है हमारा 9 और CD मुझे निकालना है और BP है मेरा 3 और बाई 2, 3 3 जा 9 और CD बराबर आ गया 6। यही मुझे निकालना था यहाँ पे। ठीक है, CD आ गया है 6 और इसके बाद क्या पूछा? फाइंड द एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ CPD। अभी एक चीज़ क्लियर है, इसी में एक हमारे पास प्रोपोर्शन का रेशो है कि किसी भी साइड के रेशो का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो एरिया के रेशो के बराबर होगा उनके। ठीक है, तो एरिया हमारा पूछा है किसका? APB और CPD का। तो इनका एरिया निकालने के लिए, एरिया का रेशो निकालने के लिए सिंपल तरीका, मैं किसी भी साइड का रेशो का वो कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो मेरे पास 3/2 था, 3/2 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो 9/4 आ गया, वही एरिया का स्क्वायर है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है इन ए टीवी शो। कोई टीवी शो है, उसमें जो कंटेस्टेंट है वो ऑप्ट करता है वीडियो कॉल करने के लिए कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने फ्रेंड्स के। उन्होंने 3 फ्रेंड का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, अमर, अकबर, एंथनी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा फोकस करना तभी समझ में आएगी। 3 दोस्तों के लिए उसने ऑप्शन दिया कि मेरे 3 दोस्त हैं, किसी भी एक कॉल मिला दिया जाए और उनसे जो क्वेश्चन किया जाएगा उसमें ऑप्शन मिलेंगे 4। तो अभी पहला इसने हमारे से पूछा है कि अकबर को चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई टोटल फ्रेंड है उसके 3 और अकबर है उसमें अकेला, यानी कि फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल है 3, तो यानी कि उसका आंसर हो गया 3। अब इसमें दूसरा पूछा है कि अकबर कुड नॉट गिव द आंसर। टोटल ऑप्शन है 4 और अकबर ना आंसर दे, इसकी पॉसिबिलिटी है 3, क्योंकि एक तो प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या पता सही आंसर दे दे। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। उसने कहा है इसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी पहली टर्म 3 है और उसकी फर्स्ट 8 टर्म का जो सम है उसकी 5 टर्म के सम के दुगने के बराबर है।
ठीक है, पहली जो टर्म है उसकी वो दे दी हमारी कितनी, a बराबर 3, और इसने कहा कि जो S8 है वो S5 के बराबर होगा, पर तब जब दुगना हो। ठीक है जी, इसे सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे पास दो n है, एक n है 8 और एक n है 5, तो उसी हिसाब से फॉर्मूले को ओपन करना। तो n1 अपॉन 2a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी, और बराबर होगा 2n2/2 2a प्लस n2 माइनस 1 डी, और यहाँ पे d इसने हमारे से पूछा है। तो मेरा n1 है 8/2 2 इंटू 3, a गिवन है 3, 8 माइनस 1 इंटू डी, बराबर में है 2 इंटू n2 है मेरा 5/2 2 इंटू 3 गिवन है जो 5 माइनस 1, और d हमें निकालना है। सोल्व कर लो, 4 जा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरा आ गया 4, ये 6 हो गया, तो 6 4 जा 24, इसकी मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, फिर 4 की इसमें करेंगे, इधर 7 बचा 7d, ये हो गया 28d। अब यहाँ पे 5 है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया, यानी कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 30 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 20d। डी के पास चला जाएगा तो 28 के पास d माइनस में आ गया, 28d माइनस 20d, और 30 के पास 24 आ जाएगा, फिगर के पास जाती है 24, तो ये आ गया 8d बराबर 6, या d बराबर आ गया 6/8, या 2 3 जा और 4 जा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट उससे पहले इसने कहा एक्स वाई जेड आर कंटिन्यूड इन द प्रोपोर्शन। अभी एक्स वाई जेड हमारे कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो उसका मतलब हुआ कि कुछ ये इस तरह के उसमें है कि एक्स रेशो वाई रेशो जेड, और जब इस तरह के उसमें रहते हैं तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन में कैसे रहेंगे, ये रहेंगे कुछ इस तरह, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, या मैं कह सकता हूँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। इसी की हेल्प से अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, जो दिया है उसे LHS को पहले लिख लेते हैं। LHS है मेरे पास x/y² इंटू जेड स्क्वायर प्लस y अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस z अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तीनों में, एलसीएम आएगा, इस तरह के पैट मेथड हैं ये सोल्व करने के, अगर पहले किए होंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इससे जब कैंसिल करेंगे तो केवल यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आ गया हमारा एक्स की क्यूब, इसी तरह सिमिलरली इधर आ जाएगा वाई की क्यूब, इधर आ जाएगा जेड की क्यूब। फिर दोबारा अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे पहले देख लो, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक साथ और वाई स्क्वायर सेपरेट, क्योंकि सॉरी वाई स्क्वायर सेपरेट, वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे निकाल ली है एक्स जेड, वो मुझे यहाँ पुट करनी है, तो मैं वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पुट कर देता हूँ वैल्यू क्या, एक्स जेड, मैंने वाई की जगह कर दिया यहाँ पे एक्स जेड। अब देखते हैं क्या आया आगे, मेरे पास है एक्स की क्यूब डिवाइड प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब डिवाइड बाई एक्स की क्यूब और जेड की क्यूब, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की क्यूब जेड की क्यूब हो जाएगा। अब जो भी ये आ गया, मैं दोबारा अब इनका एलसीएम एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड करने पे क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब जेड की क्यूब प्लस वाई की क्यूब एक्स की क्यूब जेड की क्यूब प्लस जेड की क्यूब एक्स की क्यूब जेड की क्यूब, एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कटा तो 1/z की क्यूब प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स जेड की क्यूब प्लस जेड की क्यूब से जेड की क्यूब कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 1/x की क्यूब। ध्यान से देखना, एक्स जेड के रिगार्डिंग हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी हमने पहले ही निकाल के रख रखा है। यहाँ पे एज इट इज़ वाई की क्यूब, और मैंने एक्स जेड को लिख दिया वाई के स्क्वायर, तो ये यहाँ पे क्यूब है प्लस 1 एक्स की क्यूब। अब ये यहाँ पे हो गया 3 की 2 में मल्टीप्लाई करी 6, तो हम y की 6 को कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान से देखना, 1/x की क्यूब प्लस 1/z की क्यूब
ये x की क्यूब और ये z की क्यूब, y की क्यूब एज इट इज़, और यहाँ पे जो y की 6 आ रहा है मैंने उसे लिख दिया y की क्यूब इंटू वाई की क्यूब। एक y की क्यूब से एक y की क्यूब कट गया और जो मुझे चाहिए था वो मेरा आ गया। ठीक है, यही मुझे राइट साइड में प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, स्पेरिकल बॉल बेयरिंग्स बनाती है और ईच का रेडियस दे दिया उसने, जो बॉल बेयरिंग है उनका 7 mm का रेडियस है और उनका वजन भी दे दिया, 4 ग्राम उसका वजन है, और उन्हें एक बॉक्स में पैक करती है, प्रत्येक बॉक्स का वॉल्यूम दे दिया इतना। यार पहले क्वेश्चन में इसने हमारे से पूछ लिया कि एक बॉक्स के अंदर कितने बेयरिंग आएंगे। ठीक है, निकालने का सिंपल तरीका है क्या, जो बॉक्स का वॉल्यूम है, जो बॉक्स का वॉल्यूम है उससे अगर मैं एक बॉल का वॉल्यूम, सिंगल बॉल का वॉल्यूम डिवाइड कर दूं, या बॉल मतलब बेयरिंग का वॉल्यूम डिवाइड कर दूं, तो टोटल मेरी क्वांटिटी आ जाएगी। बॉक्स का वॉल्यूम कितना दिया है इसने, 12156। स्पेयर है वो, तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है पाई आर की क्यूब, बट उसके साथ रहता है 4/3। इसे सोल्व कर लो, 2156 अपॉन 4/3। आर है हमारी 7 mm, बट वॉल्यूम है हमारा सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की जगह हो गया 22/7, आर की जगह हो गया 7/10, तो 7/10 इंटू 7/10। जो जहाँ जाना है पहले वहाँ पूछा दो ऊपर नीचे, तभी सोल्व करने में ठीक लगेगा। 3 इंटू 7 और 10 है तो 10 की क्यूब, नीचे बच गया हमारे पास 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से 7 कट गया, 7 से ये कट जाएगा, 7 3 जा 21 और 8 जा 56, फिर 7 से कट जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28, 4 टाइम कट गया, 11 से 2 टाइम कट गया, और इस 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, और इस 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा वो देखते हैं। मेरे पास बचा 3000 डिवाइड बाई 2, तो इसे डिवाइड किया तो टोटल आ गया 1500। ये क्वांटिटी आ गई, टोटल 1500 बॉल्स हैं। अब इसने मेरे से क्या कहा लास्ट में, उनका वजन भी निकालना है कि एक बॉक्स के अंदर कितना वजन होगा। तो भाई एक बॉक्स के अंदर 1500 बॉल आती हैं, बट एक बॉल का वजन है 4 ग्राम, तो 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा, बट इसने पूछा है केजी में, तो मैं 1000 से डिवाइड भी कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, तो मेरे पास आ गया 6 केजी। ये इसका आंसर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी सोल्व कर सकते हो जो पहले से किया हुआ होगा। ठीक है, इसने कहा कोई रूट है, कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, उसके रूट जो हैं इक्वल हैं। अब रूट इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर है 0 के। ये पता होना चाहिए कि रूट इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। 3 कंडीशन होती हैं, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 से बड़ा होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 से छोटा होगा, या बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो रूट इक्वल होगा, बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूल होंगे, अगर छोटा होगा -1 से छोटा होगा तो इमेजिनरी होंगे। बट फिलहाल इक्वल की है, मोस्टली इक्वल का ही क्वेश्चन आएगा। अब ये बी, ए और सी क्या चीज़ हैं ये देख लो। बी और सी मेरे पास हैं यहाँ पे इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पे निकलते हैं। अब सोल्व करते हैं इसे प्रॉपर, ध्यान से देखना। मेरे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो बराबर है 0 के। सबकी वैल्यू पता है, यहाँ से लो और पुट करो। b की जगह लिखेंगे r माइनस पी, उसका स्क्वायर माइनस के 4, a की जगह लिखेंगे q माइनस के r, और p माइनस के q हो गया हमारा c। 0 वैल्यू खोल दो, r का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस के 2rp, यहाँ पे माइनस के 4 एज इट इज़, क्योंकि p में मल्टीप्लाई की तो qp, क्योंकि q में मल्टीप्लाई की तो माइनस के q स्क्वायर, r की p में की तो माइनस के rp, और r की q में की तो प्लस के rq, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 0। अभी आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस के 2rp एज इट इज़, -4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के 4qp प्लस के 4q स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस के 4rp और माइनस के 4rq। ठीक है, बराबर जी।
यहाँ पे 2 RP है, यहाँ पे प्लस के 4 RP है, तो मैं RP को RP के साथ डील कर रहा हूँ, तो 4 RP में से 2 RP गई तो मेरे पास बचे 2 RP प्लस के, माइनस का बचा 4Q। चलो इसे अभी ऐसे ही लिखते हैं, बाकी बाद में करेंगे। प्लस का 4Q स्क्वायर और माइनस के 4RQ बराबर 0। ये दोबारा होल स्क्वायर में बंद हो गया, देखो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये हो गया R प्लस P का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे R प्लस P है तो मैं एक R प्लस P बनाने की और कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो Q कॉमन आ जाएगा दोनों में और 4 भी कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो मेरा P और R बच जाएगा अंदर। तो मैंने माइनस का 4Q कॉमन ले लिया, अंदर बच गया क्या, R प्लस P। ध्यान से देखना, मैंने इसमें और इसमें लिया है, बचा मेरा 4Q स्क्वायर इजिकल टू 0। अब मैं इसे कुछ इस तरह लिख लेता हूँ जिससे देखने और समझने में आसानी हो। इसे मैंने उठा के पहले लिख लिया, क्यों है वो अभी समझ में आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में देख रहा हूँ, ये भी होल स्क्वायर है और ये 2Q का स्क्वायर हो जाएगा, बट मुझे इसे 2Q, इन दोनों के अगर मैं इसे A मान लूँ इसे B मान लूँ तो इसे 2AB के रूप में कन्वर्ट करना है, तो मेरा एक होल स्क्वायर बंद हो जाएगा यहाँ पे A प्लस B का या A माइनस B के होल स्क्वायर के लिए। बट उसमें सबसे बड़ी दिक्कत कर रहा है ये R प्लस P, तो मैं यहाँ L लेट कर लेता हूँ R प्लस P को M। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरह हो गया, M स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर माइनस के 4QM। अब यहाँ पे दोबारा लिखो, M स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2Q का होल स्क्वायर, और मैं यहाँ पे माइनस में लिख सकता हूँ 2 इंटू M इंटू 2Q। ध्यान से देखना, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 और MQ का मतलब ये वाला, तो यानी कि मैंने एज इट इज़ वही चीज़ लिखी है। अब मुझे ये दिख रहा क्या बन रहा है, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ M माइनस 2Q का होल स्क्वायर, और ये बराबर चल रहा है 0 के। ठीक है, यहाँ बराबर में 0 भी है, तो मैं इस स्क्वायर 0 के पास जाकर न्यूट्रल हो गया, तो मेरे पास रह गया 2Q बराबर 0, या मैं लिख सकता हूँ M बराबर 2Q। M की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, जो मैंने R प्लस P माननी थी या P प्लस R, तो बराबर 2Q, और यही मुझे प्रूव करना था। सिंपल है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा।